हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द सीरीज़ जहाँ पे हम मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने लीनियर रिग्रेशन से स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर रिग्रेशन एज वेल एज कि लीनियर रिग्रेशन लीनियर अलजेब्रा से कैसे बनती है हमने वो समझा था। पर जब हम उसे सीख रहे थे उस टाइम पे हमारी कहानी थोड़ी सी अधूरी रह गई थी, जहाँ वी आर स्टिल लेफ्ट विद द सेक्शन वेयर वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आखिर लीनियर रिग्रेशन जो हम लाइन बनाते हैं लीनियर रिग्रेशन के लिए, वो लाइन सीखती कैसे है कि उसके लिए इंटरसेप्ट एंड स्लोप की वैल्यूज़ क्या होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज़ भास्कर एंड आई एम अ डेटा साइंटिस्ट बाय प्रोफेशन एंड यू आर वाचिंग लेट्स डिकोड एआई। आज हम एक ऐसी टेक्निक को सीखेंगे जो मशीन लर्निंग का बिल्कुल बेस है, जिसके बिना मॉडल्स कुछ भी नहीं सीख सकते, एंड इसका नाम है ग्रेडियंट डिसेंट। तो अब क्वेश्चन आता है कि आखिर ग्रेडियंट डिसेंट है क्या। सो ग्रेडियंट डिसेंट बेसिकली एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, मतलब एक ऐसी टेक्निक जिसके थ्रू हम किसी भी फंक्शन के लिए बेस्ट वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं। तो मशीन लर्निंग की भाषा में इसका मतलब क्या होगा, तो हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं लॉस फंक्शन, या फिर अगर आपको पिछले एपिसोड से याद हो तो हमने एक चीज़ डिस्कस की थी जिसको हमने कहा था एरर फंक्शन। तो ये ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स जैसे कि ग्रेडियंट डिसेंट हमें इन एरर फंक्शंस का लोकल मिनिमा आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। अब इससे होता क्या है, इससे हम अपने पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। पैरामीटर्स एज इन जो एल्गोरिदम के अंदर मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज़ होता है, जिसके बेसिस पे हम फॉर एग्जांपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर जो हमारा स्लोप एंड इंटरसेप्ट था, तो अगर मैं यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन की एल्गोरिदम लिखूँ विच इज़ y इज़ इक्वल टू mx प्लस c, तो यहाँ पे ये m एंड c मेरे पैरामीटर्स हैं जिन्हें मैं ऑप्टिमाइज़ करना चाहता हूँ। तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब मुझे इन पैरामीटर्स की ऐसी वैल्यू को फाइंड आउट करना है जिसके लिए मेरे एरर फंक्शन की वैल्यू, मतलब मेरा ओवरऑल एरर या रेजिडुअल इस एल्गोरिदम के लिए मेरे डेटा के ऊपर एज लो एज पॉसिबल हो। एंड यही तो है हमारा गोल, जहाँ पे हम बनाना चाहते हैं एक बेस्ट फिट लाइन। तो इस बेस्ट फिट लाइन को बनाने के लिए द वन थिंग दैट वी नीड टू डू इज टू फाइंड द बेस्ट वैल्यू ऑफ m and c, जिसके बेसिस पे हम हमारे डेटा को अच्छे से समझ पाएँ एंड लीनियर रिग्रेशन के अंदर हमारा डेटा एक प्रॉपर फॉर्म में उससे पास हो पाए। ओके, तो चलो अब इसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम काम कैसे करती है और कैसे हम ग्रेडियंट डिसेंट को यूज़ करके लीनियर रिग्रेशन जैसी एल्गोरिथम्स के लिए m and c की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वन नोट विच आई वुड लाइक टू गिव हियर इज ग्रेडियंट डिसेंट का स्कोप सिर्फ लीनियर रिग्रेशन तक लिमिटेड नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स यूज्ड इन मशीन लर्निंग वर्ल्ड। तो आगे जाके जब हम और भी सारी टेक्निक्स को समझेंगे, एल्गोरिदम्स को समझेंगे इन द वर्ल्ड ऑफ मशीन लर्निंग, तो वहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन के लिए ग्रेडियंट डिसेंट एक बहुत ही पॉपुलर चॉइस है। इवन दो आज के टाइम पे ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ नहीं होती है इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, क्योंकि इससे बेटर टेक्निक्स आ गई हैं, बट ग्रेडियंट डिसेंट इज़ द बेस ऑफ ऑल द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स जो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो आगे अगर आप डीप लर्निंग में जाओगे तो वहाँ पे जो एडम ऑप्टिमाइज़र होता है या फिर स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट होती है या जो भी तरह की ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हैं, उन सभी का कोर, सभी का बेस ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम है। तो मतलब अगर आपको आगे जाके एडवांस्ड मशीन लर्निंग, एडवांस्ड डीप लर्निंग की तरफ जाना है, जनरेटिव एआई के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना है, तो उसके लिए ग्रेडियंट डिसेंट का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। और आज इस वीडियो में हम यही कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से समझ पाएँ ग्रेडियंट डिसेंट क्या होती है। तो चलो शुरू करते हैं।
तो इसे समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे लीनियर रिग्रेशन की, बिकॉज हमने लीनियर रिग्रेशन ऑलरेडी पिछले सेशन में समझ ली थी वो कैसे काम करती है, एंड आई होप आपको उसका फॉर्मूला याद हो। तो हमने उसका फॉर्मूला जस्ट अभी यहाँ पे लिखा था, विच इज़ y इज इक्वल टू mx प्लस c, राइट। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल जहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक क्लास का डेटा है जहाँ ऑन द x एक्सिस आई एम कीपिंग द वेट एंड ऑन द y एक्सिस मैं रखता हूँ हाइट को, ठीक है। तो ये एक तरह का डेटा है जहाँ पे मेरा गोल है एस्टिमेट करना कि गिवन समवन्स वेट, कि किसी का क्या वेट है, उसके बेसिस पे अगर मैं एस्टिमेट करना चाहता हूँ कि उस इंसान की हाइट क्या होगी, ओके। तो अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो डेटा है वो कुछ इस तरह से पड़ा है, एक वैल्यू यहाँ है, एक वैल्यू यहाँ है, एक वैल्यू यहाँ है और एक वैल्यू यहाँ है, ओके। अब इसके बेसिस पे अगर मैं चाहूँ तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक ये रैंडम लाइन ड्रॉ की है, मैंने कुछ भी फैंसी कुछ नहीं किया, जस्ट एक रैंडम लाइन ड्रॉ कर दी। अब अगर आपको पिछला सेशन याद हो तो हम इस रैंडम लाइन को कैसे इवैल्यूएट करेंगे कि ये लाइन कितनी अच्छी या कितनी बुरी है। तो उसके लिए हमने पिछले सेशन में एक कॉन्सेप्ट को समझा था जिसे हमने कहा था कॉस्ट फंक्शन या फिर लॉस फंक्शन, ओके। कॉस्ट फंक्शन या लॉस फंक्शन आपको आइडेंटिफाई करने में, कैलकुलेट करने में हेल्प करता है कि आपने जो अभी फ़िलहाल फंक्शनल फॉर्म क्रिएट की है एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की, वो कितनी एक्यूरेट है और वो ओवरऑल डेटा से कितना रिलेट करती है। तो इस केस में अगर हमें कॉस्ट फंक्शन या लॉस फंक्शन निकालना है इस डेटा का, तो हम क्या करेंगे, मैं मेरे एक्चुअल पॉइंट्स को लूँगा जो कि हैं ये और ये, एंड मैं इन पॉइंट्स से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा टू माय ग्रीन लाइन which would look something like this, ओके। तो अब इसके लिए कुछ ऐसी होगी, इसके लिए कुछ ऐसी होगी, इसके लिए कुछ ऐसी होगी। तो बेसिकली मेरा गोल क्या है, माई गोल इज टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू, ओके। तो यहां पे ट्रू वैल्यू कौन सी है, ये जो है ये है मेरी ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डेटा, एंड जो ये पॉइंट्स हैं यानी कि जहां पे ये लाइन ने कट करती है, ये है मेरे प्रेडिक्टेड वैल्यू। बिकॉज अगर मैं कहता हूँ कि ये लाइन मेरे लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करती है, तो इस एल्गोरिदम के हिसाब से अगर किसी इंसान का वेट इतना है तो उसकी हाइट ये होगी, अगर किसी का वेट इतना है तो उसकी हाइट ये होगी, ठीक है, और किसी का अगर वेट इतना है तो उसकी हाइट यहाँ होगी। अब हमारा गोल क्या है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअल डेटा में से मेरा डेटा जो मैंने प्रेडिक्ट किया है यूजिंग दिस ग्रीन लाइन वो कितना सही या कितना गलत है। तो उसके लिए हम क्या करते थे, हम लोग निकालते थे डिस्टेंस। तो मैं यहाँ से डिस्टेंस निकालूंगा इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में ऐसे करके मैं मेरे डेटा में सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालूंगा और मैं इसे रिप्रेजेंट करता हूँ D1, D2, D3 एंड D4 की फॉर्म में, राइट। अब अगर मैं चाहूं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स इज इक्वल टू D1 स्क्वायर्ड प्लस D2 स्क्वायर्ड प्लस D3 स्क्वायर्ड एंड सो ऑन, राइट। तो इससे क्या होगा, मेरे पास सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स आ जाएगा। एंड वन क्लैरिफिकेशन विच आई वुड लाइक टू मेक इज कि पिछले एपिसोड में बाय मिस्टेक आई एडेड n अंडरनीथ इट, या फिर मतलब मैंने 3 लगा दिया होगा तो मैंने इसका एवरेज निकाल दिया था। सो दैट इज नॉट एक्चुअली द सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स, दैट इज मीन स्क्वायर्ड एरर, ओके। क्योंकि वहाँ पे सम नहीं हो रहा, वहाँ पे मीन हो रहा है और मैंने उसको बाय मिस्टेक आपको सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स बोल दिया था, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट। सो जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दैट सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स इज D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर एंड सो ऑन, वाइल द मीन स्क्वायर्ड एरर वुड बी द मीन ऑफ दिस। मतलब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा टोटल वैल्यूज के साथ तो वो मेरा मीन हो जाएगा। अभी के लिए
फॉर द सिंप्लीफिकेशन एंड एवरीथिंग हम सिर्फ सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स पे ही फोकस करेंगे. ओके तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इस D1 को मेरी ओरिजिनल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, राइट? बिकॉज हमने यहाँ अभी ऊपर कुछ देर पहले यही डिस्कस किया था कि ये ब्लू वाली लाइन डॉट्स जो हैं ये हैं मेरे ओरिजिनल वैल्यूज, इनको मैं O1 लिखता हूँ. और ये जो सेक्शन है जहाँ पे ये लाइन कट करती है उसे मैं कहता हूँ कि ये है मेरे मॉडल की प्रेडिक्शन, ये है मेरी लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम की प्रेडिक्शन. तो यहाँ पे मैं ओरिजिनल वैल्यू से प्रेडिक्टेड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर कर रहा हूँ, राइट, विच इज़ द डिस्टेंस का स्क्वायर. तो मैंने यहाँ पे इसे इस फॉर्म में लिख दिया. एंड इसको अगर मैं चाहूँ तो फर्दर इसको D2 को लिख सकता हूँ O2 माइनस P2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, राइट. अभी के लिए लेट्स टेक दिस वैल्यू सिंगल वैल्यू, क्योंकि हम थोड़ा ईजी करेंगे हमारी कैलकुलेशन को. मैं नहीं चाहता आप कंफ्यूज हो जाओ बहुत ज़्यादा. एंड आई नो अभी आप क्या सोच रहे होगे कि फिर से मैथ आ गया. अब देखो, जब हम AI को सीखना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत मैथ आएगा, ठीक है, बट आई विल मेक श्योर कि जो मैं मैथ आपको समझाऊंगा वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, ठीक है, क्योंकि जो कोर की सारी एल्गोरिदम्स का कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिक्स एंड एवरीथिंग है, वो ऑलरेडी जो पाइथन की लाइब्रेरीज हैं जैसे scikit-learn हो गया, टेंसरफ्लो हो गया, पाईटॉर्च हो गया, इनमें ऑलरेडी किसी ने वो सारा मैथ्स ऐड करके सब कुछ करके लॉजिक्स बना के हमारे लिए फंक्शंस बना के रखे हुए हैं. पर यहाँ पे अब क्वेश्चन आता है कि जब किसी ने ऑलरेडी फंक्शंस बना के रखे हुए हैं तो हम ये मैथ क्यों पढ़ रहे हैं? अब ये मैथ को पढ़ने का मेन रीज़न है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट. जब तक आपको किसी कॉन्सेप्ट के अंदर की गहराई में क्या है वो समझ में नहीं आएगा तब तक आप अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे. और अगर आप इन्हें समझ नहीं पाओगे जो कि बेस कॉन्सेप्ट्स हैं तो आप कभी भी इन्हें प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे. बिकॉज अगर आपको ये नहीं पता कि ये एल्गोरिदम अंदर काम कैसे करती है तो आप एक्चुअल प्रोजेक्ट्स के अंदर ये कैसे डिफाइन करोगे कि मुझे किस तरह के सिनेरियो में क्या एल्गोरिदम लगानी चाहिए, राइट. तो उसे समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत मैथ पढ़ना पड़ेगा. मैथ बहुत ज़्यादा नहीं है. तो ये मैथ जो है, अगर आपने +1 +2 में मैथमेटिक्स पढ़ी थी ना, एंड अगर आपके 50% नंबर आ गए थे तो दिस इज़ मोर देन इनफ. क्योंकि यहाँ पे हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे. मैं आपको बहुत ही डीप एंड इंटेंस मल्टी लेवल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं करवाऊँगा. हाँ, थोड़ा बहुत होगा बट दैट विल बी वेरी बेसिक एंड आई विल वॉक यू थ्रू, ठीक है. तो विल जस्ट स्टे विद मी. तो अभी के लिए हम लेते हैं O1 माइनस P1 का स्क्वायर, ठीक है. अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. तो मैं लिख सकता हूँ कि इक्वेशन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू या फिर मेरी ट्रू वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू का स्क्वायर, राइट. बेसिकली यही तो है ना. तो अगर हम चाहें तो ये जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू mx प्लस c, राइट. ये y जो है ये y ही तो है मेरी प्रेडिक्शन. अगर हम पीछे जाके देखें तो ये था मेरा लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला. और मैंने कहा था कि अगर मैं इस फॉर्मूला को यूज़ करके एक रैंडम लाइन ड्रॉ कर दूं जो कि मेरी ये ग्रीन वाली लाइन है, एंड उस लाइन के लिए फिर मैं प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ के बेसिस पे डिफरेंस निकाल दूं, उसके बेसिस पे मेरे पास आ जाएगा सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स, राइट. जिसके बेसिस पे मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरा जो डेटा है वो सही है या नहीं है. आई वॉन्ट टू इवैल्यूएट इट. तो यहाँ पे ये जो y है दिस इज़ नथिंग बट द प्रेडिक्टेड वैल्यू. तो मैं चाहूँ तो ये प्रेडिक्शन को mx प्लस c से रिप्लेस कर सकता हूँ, राइट. तो मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ. आई एम सो सॉरी अबाउट माई थ्रोट. एक्चुअली पंजाब में थोड़ा धुआं ज़्यादा है इस टाइम पे, तो उसके कारण थोड़ा मेरा गला ख़राब है. बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि आपके सेशंस मिस ना हो, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ. तो जस्ट स्टे विद मी, ठीक है. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. अब अगर आपको याद हो तो ये m क्या था, दिस m was क्या था, ये
स्लोप, एंड ये क्या था, इंटरसेप्ट। एक तो लाइव लेक्चर्स लेने की इतनी आदत बन गई है ना, मैं हमेशा फीडबैक की वेट करता रहता हूँ कि कोई आके मुझे बताएगा कि इसकी वैल्यू क्या थी, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठीक है, तो जो m है दैट इज द स्लोप, एंड इंटरसेप्ट जो है वो है मेरा c। ओके, एंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट है मेरा गोल, जिसे मुझे आइडेंटिफाई करना है, जिसे मुझे ऑप्टिमाइज करना है। अभी के लिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो हमें करनी है कैलकुलेशन सिंपल। ठीक है, मैं नहीं चाहता बहुत ज़्यादा दिमाग में जोड़ जाए, तो मैं इसको करता हूँ सिंपल। तो सिंपल के लिए मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं करता हूँ लेट इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी के लिए मैं कह रहा हूँ कि इंटरसेप्ट जो है वो मेरा 0 है, जस्ट एज्यूम इट कि वो 0 है। तो अगर मेरा इंटरसेप्ट 0 है, ठीक है, तो फॉर द टाइम बीइंग, जस्ट फॉर द टाइम बीइंग मैं सिर्फ फोकस करूंगा m पे। मुझे सिर्फ मेरा जो स्लोप है लाइन का, अब स्लोप क्या होता है या इंटरसेप्ट क्या होता है, अगर मेरे पास ये एक लाइन है तो स्लोप बताता है कि वो लाइन ऐसी जाएगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी। ठीक है, इंटरसेप्ट जो है वो बताता है कि लाइन ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। मतलब बेसिकली इंटरसेप्ट विल टेल मी कि लाइन जो है वो मेरे वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगी, और जो स्लोप है वो बताता है कि उस लाइन का मेरे एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बनेगा। ठीक है, अभी के लिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा इंटरसेप्ट 0 है। अगर मेरा इंटरसेप्ट 0 है उसका मतलब मेरी लाइन जो है वो x एंड y दोनों के बीच में से, यानी कि 0 से पास करती है। अगर 0 से पास कर रही है तो लाइन जो है वो दिखेगी कुछ ऐसी। ठीक है, तो लाइन कैन लुक लाइक दिस, इट कैन लुक लाइक दिस, और इट कैन लुक लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। तो वो कहाँ से पास कर रही है, इट इज पासिंग फ्रॉम द 0। अभी के लिए जस्ट एज्यूम, सिंपल, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, चीज़ों को एज्यूम करना है ताकि हमारे लिए कैलकुलेशंस ईजी हो जाए। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ मेरा सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स विच इज SSE इन शॉर्ट फॉर्म इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस mx प्लस c होल स्क्वायर्ड। राइट, ये आ गया मेरे पास। अब देखो यहाँ पे क्या होगा मुझे क्या करना है, मुझे क्या ढूंढना है, m की वैल्यू को, है ना। तो बेसिकली अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं m की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेता हूँ, लेट्स से ये है मेरा m1, ये है मेरा m2 एंड ये है मेरा m3। ठीक है, अब अगर मैं m की एक वैल्यू लूँगा तो मेरी लाइन कुछ ऐसी बनेगी, अब कोई एक और वैल्यू लूँगा तो लाइन कुछ ऐसी बनेगी, कोई और वैल्यू लूँगा तो लाइन कुछ ऐसी बनेगी। और हर लाइन के साथ मेरा जो सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर है इसकी वैल्यू भी चेंज होगी, बढ़ सकती है, कम हो सकती है ना। अगर लाइन चलो पीछे हम जाते हैं, इसी डायग्राम में देखते हैं। अब लेट्स से नहीं बना लेता हूँ यार, ज़्यादा हौच पौच हो गया उधर। मैं फिर से यहाँ पे डेटा बनाता हूँ, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। 3 ही पॉइंट्स रखूँगा, 1 2 3। अब मैं कहता हूँ कि सबसे पहले मेरा m की एक वैल्यू थी वो ऐसी है, एक वैल्यू है वो ऐसी है, और एक वैल्यू है वो ऐसी है। ठीक है, 3 वैल्यूज ली, तीनों वैल्यू से अलग अलग लाइन बनी, एंड सिंस मेरा जो इंटरसेप्ट है वो अभी के लिए फ़िलहाल 0 है, तो सभी लाइंस जो हैं वो मेरे 0 से पास होंगी। अब अगर मुझे इस लाइन के लिए सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स निकालना है तो वो कुछ ऐसा होगा, है ना। मैं इस तरह से डिस्टेंसेस निकालूंगा डेटा के, एंड इन डिस्टेंसेस के अंदर फिर इनको मैं स्क्वायर करूंगा, ऐड करूंगा, और उससे मेरा सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर आएगा फॉर लाइन m1। अब मैं कहता हूं कि मुझे निकालना है लाइन फॉर लाइन m2। तो लाइन m2 के लिए ये जो है दिस विल बी समथिंग एल्स, राइट। और लाइन m3 के लिए इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, दिस विल बी समथिंग एल्स, है ना। तो तीनों लाइनों के लिए बेस्ड ऑन द डिफरेंट वैल्यू ऑफ m मेरे सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर की वैल्यू भी चेंज होगी। तो अब अगर मैं एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करूं बिटवीन माय लॉस फंक्शन या फिर सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स एज वेल एज द स्लोप या मेरा m, तो उससे क्या होगा, बेसिकली आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि आखिर मेरा सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स जो है वो मेरे स्लोप से कैसे चेंज होता है ना। तो अभी हमने पीछे क्या देखा था, अगर मैं पीछे जाऊं तो हमने ये देखा
जस्ट अ मिनट, या यहाँ पे है ना। तो हमने क्या देखा कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m1, m2, m3 मेरे सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर की वैल्यू भी चेंज होगी। और अगर मैं इस वैल्यू को एक ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट करूँगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, जहाँ पे लेट्स से अगर मेरा जो स्लोप है या फिर मेरे m की वैल्यू है वो 0 है, तो मे बी सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स कुछ काफ़ी हाई होगा, बड़ा होगा, है ना, यहाँ कहीं पे होगा। और अगर मैं उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँ, जैसे मान लो 0.5, तो हो सकता है वो यहाँ पे आ जाए। फिर उसको मैं करूँगा 1, तो मे बी वो यहाँ पे आ जाए। फिर वो अगर मैं कर दूँ 1.5, तो मे बी वो यहाँ पे आ जाए। अगर मैं फिर करूँ 2, हो सकता है शायद वो बढ़ जाए, है ना। अब होता क्या है, जब हम लीनियर रिग्रेशन के रिस्पेक्ट में इसको समझते हैं, मैंने ये ग्राफ बनाया, ठीक है, ये है मेरा x, ये है मेरा y, एंड यहाँ पे है मेरे कुछ पॉइंट्स 1, 2 और 3, राइट। अब लेट्स से ये है मेरा इंटरसेप्ट 0, स्लोप 0। फिर मैंने एक लाइन बनाई ऐसी, एक लाइन बनाई ऐसी, एक लाइन बनाई ऐसी और एक लाइन बनाई ऐसी, राइट। अब यहाँ पे मेरे पास 4 लाइन्स हैं, 5 लाइन है। यहाँ पे जो मेरा सबसे नीचे वाली लाइन जो है, इसके लिए अगर मैं सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स निकालूंगा तो बहुत बड़ा होगा, है ना। उसके बाद जब मैं लाइन को ऊपर ले जाऊंगा, यानी कि मैं m को इंक्रीज कर दूंगा, तो मेरा सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। फिर मैंने लाइन को और इंक्रीज कर दी, m को और इंक्रीज कर दिया, थोड़ा और ऊपर चला गया, तो इस बार हो सकता है सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स और कम हो जाए, है ना। पर उसके बाद क्या हुआ, फिर जैसे ही मैंने m को और इंक्रीज किया, पॉसिबिलिटी इज कि मेरा सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, क्योंकि अब उससे उल्टा जा रहा हूँ ना मैं। पहले मैं यहाँ तक आया, फिर उसके बाद और ऊपर चला गया तो और बड़ा हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आके पहले तो आप कम होता रहता है, फिर एक थ्रेशोल्ड के बाद वो फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो कुछ ऐसा दिखता है। तो बेसिकली होता क्या है, मेरे सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर और स्लोप के बीच में अगर मैं एक इस तरह का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करूं, तो उससे क्या होगा कि ऐसा लगेगा जैसे एक कप की शेप बन रही हो, ठीक है। अब एक कप जैसी शेप बन रही है और हमारा गोल क्या है, मुझे मेरे स्लोप की ऐसी वैल्यू को निकालना है जहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स की वैल्यू लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू, राइट। क्योंकि मेरा गोल क्या है एट द एंड ऑफ द डे, जब हम कहते हैं कि हमें निकालनी है बेस्ट फिट लाइन, तो बेस्ट फिट लाइन इज बेसिकली अ टाइप ऑफ लाइन इन लीनियर रिग्रेशन जिसके लिए मेरा एरर फंक्शन या कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू लोएस्ट हो, है ना। मतलब वो सभी के सभी डेटा पॉइंट से ओवरऑल सबसे कम, सबसे छोटे डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करता हो, तो वही होगी हमारी बेस्ट फिट लाइन। और एज पर दिस ग्राफ मेरी बेस्ट फिट लाइन कौन सी होगी, ऐसी लाइन जिसका स्लोप की वैल्यू ऐसी हो जहाँ पे मेरा सम ऑफ स्क्वायर एरर की वैल्यू लोएस्ट हो, है ना। तो मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, सिंपली लोकल मिनिमम। अब आपको में से किसी को अगर +1 +2 का मैथमेटिक्स याद हो, कैलकुलस याद हो, तो आपको ये याद होगा कि अगर हम एक कर्व का या फिर एक फंक्शन का लोकल मिनिमा निकालना चाहते हैं, बेसिकली लोकल मिनिमा मतलब एक ऐसा कर्व, ऐसी जगह जहाँ पे वो सबसे लोएस्ट पॉइंट पे आए, है ना, वो डिप आए, तो अगर मैं वो निकालना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, आई कैन फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, राइट। अब पार्शियल डेरिवेटिव क्या करता है, पार्शियल डेरिवेटिव एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें अलाउ करती है एक फंक्शन के ऊपर टेंजेंट निकालने में, ठीक है। अब ये टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट बेसिकली इज कि अगर मान लो मेरे पास ऐसे एक स्लोप है, ठीक है, और से मैं इस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव निकालता हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव निकालता हूँ, मतलब टेंजेंट बनाता हूँ, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। एक ऐसी लाइन जो इस कर्व के सिर्फ इसी पॉइंट से पास करती है जो जिस पॉइंट पे हम लोग उस वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं। और अगर मान लो मैं यहाँ पे निकालता हूँ तो टेंजेंट कुछ ऐसा दिखता है ना। तो अगर आप देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो टेंजेंट एक तरह से
मुझे स्लोप की डायरेक्शन की तरफ लेके जाता है ना। अगर मैं यहाँ ऊंचाई पे टेंजेंट को निकालता हूँ तो टेंजेंट जो है वो नीचे की तरफ लेके जाएगा, वो मुझे बोलेगा कि नीचे को जाओ, जो ढलान है वो नीचे है। सेम वे अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ तो यहाँ पे भी टेंजेंट क्या करता है, मुझे बताता है कि इधर को जाना है ना। तो बेसिकली अगर मैं इसको सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करूँ तो अगर मैं एक फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव निकालता हूँ विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर जो इसके एक्स एक्सिस पे है, कंसिडरिंग कि मेरा फंक्शन वाई एक्सिस पे था, तो वो मुझे एक तरह से मेरे लोकल मिनिमा की डायरेक्शन के बारे में बताता है कि लोकल मिनिमा कितना दूर है और किस तरफ है, इस तरफ है या इस तरफ है, राइट। और अगर आप में से किसी को इस प्रॉपर्टी के बारे में पता हो तो इफ़ माई पार्शियल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, तो उसका मतलब होगा कि जो लाइन मेरे पास बन के आई, जो टेंजेंट मेरे पास बन के आया, दैट इज स्ट्रेट और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और इस कर्व के हिसाब से अगर एक टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है यानी कि स्ट्रेट है, तो वो कहाँ पे होगा, वो होगा लोकल मिनिमा पे। तो बेसिकली हमारा गोल क्या है, हमें एक ऐसी वैल्यू निकालनी है ऑफ द स्लोप और द एक्स एक्सिस ऑफ दिस स्पेसिफिक ग्राफ, जो इस केस में है मेरा स्लोप या फिर m, जहाँ पे मेरा पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाए। ठीक है, 0 का मतलब होगा कि मैं अपने लोकल मिनिमा पे पहुँच गया, और अगर वो इंक्रीज होता जाएगा तो इसका मतलब है कि मैं लोकल मिनिमा से दूर जा रहा हूँ। जैसे जैसे कम होता जाएगा मुझे बताता जाएगा कि मैं लोकल मिनिमा के पास आ रहा हूँ। ठीक है, तो चलो अब हम एक डेरिवेटिव निकालते हैं इस फंक्शन का, विच इज मेरा सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स। तो अभी तक हमने क्या देखा था, अगर मैं पीछे जाता हूँ, थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, हाँ, तो मेरे सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स का फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल वैल्यू और द ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस मेरा स्लोप x प्लस c, जो कि है इंटरसेप्ट सबका स्क्वायर, राइट। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ नीचे। तो आई कैन राइट इट एज ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस mx प्लस c होल स्क्वायर्ड। एंड अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, इसका निकालना चाहता हूँ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m, है ना, क्योंकि मेरा जो x एक्सिस था वहाँ पे क्या था, m था, और मुझे क्या निकालना है, लोकल मिनिमा निकालना है। लोकल मिनिमा निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा इस फंक्शन का। तो मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ, और यहाँ पे अभी इसको देख के डरना नहीं है, तुम्हारा भाई है साथ में, टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको समझाऊंगा किसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं एक बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन डेरिवेटिव्स, जिसका नाम है चेन रूल। ओके, अब चेन रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास एक बड़ी इक्वेशन है, आप उस इक्वेशन को छोटी छोटी इक्वेशंस में तोड़ सकते हो एंड एक बार में एक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो मैं क्या कहता हूँ कि मैं सबसे पहले ये जो मेरी पूरी बड़े वाली इक्वेशन है, यानी कि ये इक्वेशन है पूरी की पूरी, इसको एक इक्वेशन मान के चलता हूँ। मैं इसको लिख सकता हूँ लेट्स से कैपिटल A स्क्वायर। ठीक है, मैं इस पूरे को लिखता हूँ A एंड उसके ऊपर स्क्वायर, और हमें पता है कि कैपिटल A स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2a 2 - 1, राइट। एंड उसके बाद इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इनटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू m। ठीक है, अंदर का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं उसके बाद। तो अगर मैं यहाँ पे इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालता हूँ तो मेरे पास पार्शियल डेरिवेटिव बन के आएगा 2 इंटू ऑब्जर्व वैल्यू माइनस mx प्लस c 2 - 1 इंटू, उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे निकालूँगा इसके अंदर का डेरिवेटिव। तो ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ये तो मेरी 0 हो जाएगी, इसको मैं रखता हूँ 0 माइनस m जो है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा -1। ठीक है, मेरे पास बचा -1, तो इस -1 को मैं आगे फॉरवर्ड ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा -2
ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस mx प्लस c। ठीक है, तो ये मेरा हो गया डेरिवेटिव। तो इसके बेसिस पे अब मेरे पास जो डेरिवेटिव फाइनल आ गया है, तो ये मुझे बताता है कि एट अ गिवन वैल्यू ऑफ m की एक गिवन वैल्यू के ऊपर, जहाँ पे मुझे ऑब्जर्व्ड वैल्यू के बारे में पता है, x के वैल्यू में पता है, एंड c तो मैंने पहले ही कहा था ये 0 है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो ये मुझे सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर का जो मेरा फंक्शन है उसका टेंजेंट दे देगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब अगर मैं इसे इक्वल टू 0 प्लग कर देता हूँ तो मेरे पास एक इंटीजर वैल्यू आएगी, चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे वो नेगेटिव आए। एंड हमें पता है कि अगर मेरा इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 0 तो स्लोप ऑफ द कर्व विल बी इक्वल टू द डेरिवेटिव जो हमें अभी मिला है। एंड इससे क्या होगा, ये हमें बताएगा कि मेरा मिनिमा कहाँ पे है। अब आपको लगता होगा कि ठीक है, सॉल्व हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ख़त्म हो गया यहाँ पे एल्गोरिदम। पर प्रॉब्लम है कि अभी के लिए हम लीनियर रिग्रेशन देख रहे हैं, वो भी सिर्फ एक वेरिएबल के लिए, x के लिए, x की एक वैल्यू के लिए। तो ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल लगती है, पर जैसे जैसे डेटा इंक्रीज़ होता है, आपके पास डेटा का वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स इंक्रीज़ होते हैं जिनके लिए आपको सॉल्व करना है, तो ये और कॉम्प्लेक्स होती जाती है। तो वहाँ पे आपके पास इसको 0 के इक्वेट करना ऑप्शन नहीं बचती। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, अब हमें कुछ और करना पड़ेगा। हमारे पास ये कर्व था, ठीक है, अब मुझे कहाँ आना है, यहाँ पहुँचना है। अब आप ये इसको एक सिनेरियो से समझो, ठीक है, थिंक ऑफ इट एज अ वैली, एक खाई है, ठीक है। अब अगर मैं आपकी आंखों पे पट्टी बांध के आपको एक खाई के बिल्कुल कॉर्नर पे छोड़ दूं और आपको बोलूं कि आपको नीचे पहुंचना है, आप कैसे पहुंचोगे? आप अपने पैरों से एस्टिमेट लगाओगे ना कि ढलान किस साइड पे है ना। तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं अपने पैरों से एस्टिमेट लगाऊंगा कि ये ढलान इस साइड पे लग रही है, तो आप धीरे धीरे करके नीचे को आओगे, है ना। फिर आप धीरे धीरे और नीचे आओगे और नीचे आओगे और नीचे आओगे और नीचे आओगे, आते जाओगे आते जाओगे आते जाओगे आते जाओगे, जब तक आपको ढलान फील होनी बंद ना हो जाए और आपको ऐसा फील हो कि अब ढलान नीचे की जगह के ऊपर जाने लग गई। जैसे ही ऐसा होगा आप कहोगे कि यार देखो मैं बॉटम पे आ गया, है ना। और यही कॉन्सेप्ट जो है वो हम ग्रेडिएंट डिसेंट एल्गोरिथम पे यूज़ करते हैं। अभी हमने जस्ट पीछे देखा था कि जो टेंजेंट होता है, जो हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकाला था, वो हमें ये भी बताता है कि मेरी ढलान किधर को है, या फिर मेरा जो लोकल मिनिमा है वो किस साइड को है ना, वो मुझे डायरेक्शन बताता है। तो अगर मैं उसे एज अ डायरेक्शन यूज़ करूँ और ये यूज़ करूँ कि वो कितना नीचा है, कितना स्टीप है। अब स्टीपनेस कैसे चलेगी पता, लेट्स से मेरे पास एक इस तरह का कर्व है, ठीक है, और मुझे इस तरह के कर्व के ऊपर इस पॉइंट से ये पता करना है कि मुझे कितना स्टीप नीचे जाना पड़ेगा, तो ये बहुत तीखा होगा, है ना। ऑन दी अदर हैंड अगर एक ऐसा कर्व है जो कि बड़ा सीधा सीधा सा है, फिर से बनाते हैं थोड़ा सा क्लियर। नीचे मेरे पास दो तरह के कर्व्स हैं, एक है कर्व जो ऐसा है, एक है कर्व जो ऐसा है, ठीक है। अब मैं अगर इस कर्व के इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालता हूँ तो वो ऐसा सा बनेगा, देखो कितना स्टीप टेंजेंट बना ना। और वही अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ इस कर्व के लिए तो वो टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा। अब अगर आप देखो तो इस टेंजेंट का एंगल, टेंजेंट की स्टीपनेस यानी कि स्लोप जो है वो मुझे हेल्प कर रही है पता करने में, बताने में कि मुझे और कितना नीचे जाना है और ये जो स्लोप है वो कितनी एग्रेसिव है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं एक बॉल लूँ और बॉल को यहाँ से छोड़ दूँ, तो अगर मेरी स्लोप बहुत स्टीप है ना, अगर वो ढलान बहुत तीखी है तो बॉल बहुत स्पीड से नीचे आएगी। और जैसे अगर मेरी ढलान बहुत चपटी है ना, उसकी स्लोप बहुत कम है, थोड़ी कम नीचे को है, तो अगर मैं यहाँ पे बॉल छोड़ता हूँ तो बॉल धीरे 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 नीचे आएगी, राइट। ये तो हम सबको पता है। अगर मैं तीखी ढलान पे छोड़ूंगा तो बॉल बहुत स्पीड से नीचे आती है, अगर मैं थोड़ी ऐसे एंगल वाली ढलान पे छोड़ूंगा जो बड़ी स्मूथ सी है तो उसमें बॉल जो है वो धीरे धीरे नीचे आती है, राइट। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को हमें फॉलो करना है।
अब मैं कहता हूँ कि अगर मेरी ढलान बहुत तीखी है तो मैं बहुत फास्ट नीचे आऊँगा। अब पर अगर मेरी ढलान ज़्यादा तीखी नहीं है, कम तीखी है, तो मैं कम स्पीड से नीचे आऊँगा। ठीक है, तो ये जो स्पीड है ये मुझे बताता है ये टेंजेंट या फिर ये डेरिवेटिव कि वो किस स्पीड से मुझे नीचे आना है। अब उसके साथ में हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं लर्निंग रेट। ठीक है, अब लर्निंग रेट जो है वो मेरे एल्गोरिदम को बताता है कि मुझे ये जो स्पीड है ना, ये जो स्पीड है इसका कितना हिस्सा यूज़ करना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल ये है मेरा एक कर्व, राइट, और ये है मेरी एक बॉल। अब इसको थोड़ा इमेजिन करो, अगर मैं कहूँ कि इस बॉल को जितनी स्टीप ये है उसी स्पीड पे छोड़ दो तो ये बॉल ऐसे जाएगी नीचे, नीचे जाके यहाँ पहुँच जाएगी, राइट। हो सकता है कि ये बॉल इतनी स्पीड से है कि इससे बाहर ही निकल जाए। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर मैं इस बॉल की स्पीड पे कंट्रोल ना करूं, मतलब ये कितनी ज़्यादा इसकी जो स्पीड है उस पर कंट्रोल ना किया जाए कि वो स्पीड की कितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए, तो बॉल हो सकता है ऐसे कर करके बाहर निकल जाए, या हो सकता है वो ऐसे चली जाए। ठीक है, उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक पैरामीटर जिसका नाम है लर्निंग रेट। अब लर्निंग रेट जैसा कि इसका नाम है ये बताता है कि किस स्पीड से हम हमारी डेटा को लर्न करेंगे, सीखेंगे। अब लर्निंग रेट जो है इसकी वैल्यू एज सच डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इसकी वैल्यू 0.0001 भी हो सकती है, 0.01 भी हो सकती है, 0.1 भी हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। लर्निंग रेट की वैल्यू जो होती है वो हमेशा एज पर अ प्रोजेक्ट, एज पर अ डेटा वेरी करती है। और हमारे केस में लर्निंग रेट को कंफर्म तरीके से बताना कि इसकी वैल्यू, सही वैल्यू क्या होगी, इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, और ये एक्सपीरियंस से आता है। इसके लिए डेफिनेटली कुछ एल्गोरिदम्स हैं मार्केट के अंदर जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। पर अभी के लिए हमें सिर्फ ये समझना है कि लर्निंग रेट इज़ सॉर्ट ऑफ अ वैल्यू और अ कॉन्सेप्ट विच अलाउज अस टू डिफाइन द इंटेंसिटी with which we want to learn, ठीक है, with which we want to train our model। अब यहाँ पे आप में से कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि लर्निंग रेट अगर बताता है कि मुझे किस स्पीड से लर्न करना है तो मैं लर्निंग रेट को तो बड़ा ही रखना चाहिए ना मुझे। जितना बड़ा मेरा लर्निंग रेट होगा उतनी जल्दी मेरी एल्गोरिथम सीखेगी। पर यहीं पे आती है प्रॉब्लम। आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा लर्निंग रेट रख दोगे तो उसमें क्या होगा। अब लर्निंग रेट का मतलब समझो कि ये बॉल जो है इसमें कितना बाउंस होना चाहिए हर एक स्टीप पे, स्लोप पे। ठीक है, अगर लर्निंग रेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो हो सकता है इसका एक बार में ही बाउंस यहाँ पे पहुँच जाए, है ना। अब उसके बाद में फिर लर्निंग रेट और बड़ा है तो ये फिर यहाँ पे आएगी, हो सकता है यहाँ से ये बाहर ही चली जाए, ऊपर चली जाए। मतलब लेट्स से अगर ये कुछ ऐसा था लाइन, ये यहाँ पे आके बैठ जाए, हो सकता है ना। लर्निंग रेट बहुत बड़ा हो गया तो प्रॉब्लम है, मेरी वैल्यू जो है वो ओवरशूट कर जाएगी, ऊपर उछल जाएगी। और फिर यहाँ पे आता है कि अगर मैं लर्निंग रेट बहुत छोटा रख देता हूँ, अगर मैं लर्निंग रेट बहुत छोटा रख दूंगा तो मेरी बॉल धीरे 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 करके आएगी, और इतना धीरे आएगी कि आती ही जाएगी पर पहुँच नहीं पाएगी क्योंकि बहुत स्लो हो जाएगी, कछुए की चाल पे चली जाएगी, है ना। तो हमें लर्निंग रेट की एक ऐसी स्वीट स्पॉट ढूंढना होता है, एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी होती है कि जिसके बेसिस पे मैं ये डिफ़ाइन कर पाऊँ कि मेरी एल्गोरिदम अच्छे खासे टाइम में सीख भी जाए और ऐसे ओवरशूट होने वाली दिक्कत भी ना आए। तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ हिट एंड ट्रायल मेथड। इंडस्ट्री के अंदर यूजुअली 0.0001, 0.001, 0.00001 ऐसे लर्निंग रेट की वैल्यूज़ को यूज़ किया जाता है ऑन एन एवरेज। बट अगेन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट इसकी वैल्यू जो है वो वेरी करती है, तो हम इसको कॉन्फिडेंटली नहीं बता सकते कि यहाँ पे लर्निंग रेट जो है उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होने वाली है। अब हमें लर्निंग रेट समझ आ गया और हमें हमारा वो समझ आ गया, क्या नाम है इसका, डेरिवेटिव समझ आ गया। ठीक है, सो वी हैव द डेरिवेटिव।
जो हमें बताता है स्लोप और डायरेक्शन। देन वी हैव द लर्निंग रेट, जिसको मैं LR की फॉर्म में लिख रहा हूँ, जो मुझे बताता है कि मेरी इंटेंसिटी क्या होगी, कि मुझे कितनी इंटेंसिटी से इस डायरेक्शन की तरफ मूव करना है। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो डेरिवेटिव आ गया, ये मुझे बता रहा है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, ये मेरी स्लोप को बताता है। एंड देन लर्निंग रेट जो है वो मुझे बताता है मुझे किस इंटेंसिटी से जाना है, राइट। तो अगर मैं मेरे डेरिवेटिव एंड मेरे लर्निंग रेट इन दोनों को प्रोडक्ट कर दूं, तो इसको हम बोलते हैं स्टेप साइज, राइट। तो बेसिकली अब हो क्या रहा है, जो मेरा स्लोप था वो मुझे बताता है, या फिर डेरिवेटिव है मुझे बताता है कि मुझे किस डायरेक्शन को मूव करना है, राइट। लर्निंग रेट बताता है मुझे किस इंटेंसिटी से मूव करना है। तो अगर मैं इस डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी को कंबाइन कर दूं, तो बेसिकली मुझे ये क्या बताएगा कि अगर मैं इस पॉइंट पे हूं तो मेरा स्टेप कितना बड़ा होगा, है ना, कि मुझे कितना आगे जाना है, मुझे 10 पॉइंट आगे जाना है, 20 पॉइंट आगे जाना है, 30 पॉइंट आगे जाना है, कितना आगे जाना है। और इसी जो स्टेप है इसको हम बोलते हैं स्टेप साइज, रखे। तो बेसिकली स्टेप साइज इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग रेट एंड द डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब अगर मैं कहूँ कि मेरा करंट जो इंटरसेप्ट था, सॉरी इंटरसेप्ट नहीं, मेरी जो करंट स्लोप थी लाइन की, यहाँ पे ये जो मेरा एक्स एक्सिस पे था जिसको मैं ऑप्टिमाइज करना चाहता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि मेरी जो करंट वैल्यू है ये लेट्स से 0 है, ठीक है, तो मेरी न्यू वैल्यू क्या होगी, तो न्यू वैल्यू कुड बी 0 माइनस द स्टेप साइज, ठीक है। अगर मैं 0 माइनस स्टेप साइज करूंगा तो मेरी वैल्यू हो जाएगी मेरा नया स्लोप या फिर मेरी नई वैल्यू ऑफ m। तो बेसिकली m न्यू इज इक्वल टू m ओल्ड, इसको थोड़ा साफ साफ लिखते हैं, मैं न्यू पेज पे लिखता हूँ फॉर्मूला को। तो इसका मतलब क्या हुआ, m न्यू इज इक्वल टू m ओल्ड माइनस स्टेप साइज, जहाँ पे मेरा स्टेप साइज इज नथिंग बट लर्निंग रेट इनटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स विद रिस्पेक्ट टू m। ओके, तो इससे क्या होगा, मेरे पास आ जाएगा m की न्यू वैल्यू। अब यहाँ पे आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा, जो कि होना चाहिए, कि मैंने ये नेगेटिव क्यों डाला, मैंने माइनस क्यों किया, मैं तो न्यू वैल्यू बना रहा था ना। अगर मैं पीछे जाके देखूँ तो यहाँ पे तो मैं अगर 0 पे हूँ तो मैं 0 से 0.5 पे जा रहा हूँ, मुझे इंक्रीज करना है, मैं माइनस क्यों कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम माइनस इसको किस लिए कर रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव जो हमारे पास आएगी। अगर आपको डेरिवेटिव याद हो जो हमने यहाँ पे निकाला था, तो डेरिवेटिव जो था दैट वाज अ नेगेटिव वैल्यू। ओके, तो बेसिकली होगा क्या कि अगर मेरे पास इस तरह का ग्राफ है बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स एज वेल एज माय स्लोप विच इज़ माय m, एंड इसमें ऐसे कुछ है, तो अगर मैं ये टेंजेंट बनाता हूँ, ठीक है, अगर मेरा ऐसा डेरिवेटिव होगा तो इसका मतलब क्या है, मुझे क्या करना है, m इंक्रीज करना है, बट इन रियलिटी दिस इज गोइंग टू गिव मी ए नेगेटिव वैल्यू। ओके, ये है नेगेटिव वैल्यू, और अगर ऐसा आता है तो इवन दो इसका मतलब है मुझे डिक्रीज करना है m को, मुझे उल्टी साइड जाना है, बट ये होती है पॉजिटिव वैल्यू। तो इसीलिए इसको काउंटर करने के लिए, इसको हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे नेगेटिव लगाते हैं। तो जब मेरे पास डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो मैं इसको नेगेटिव करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब मेरा m जो है पुराने m के अंदर जो स्टेप साइज है वो ऐड होगा, तो मतलब मैं m को इंक्रीज करूँगा। सेम वे अगर मेरे पास डेरिवेटिव मेरा पॉजिटिव आया तो वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या बन जाएगा, नेगेटिव, एंड मतलब मैं अपने एग्जिस्टिंग m से, यानी कि मेरे एग्जिस्टिंग स्लोप से नीचे जाऊंगा, नेगेटिव जाऊंगा, मतलब मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई हम यहाँ पे नेगेटिव रखते हैं।
और ये जो मैंने अभी आपके सामने फॉर्मूला लिखा या बनाया या ड्राइव किया, इस फॉर्मूला को ही हम बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। और अगर मैं इस फॉर्मूला को इनफ टाइम्स रिपीट करूं तो ये मुझे एक ऐसे m की वैल्यू देगा जहाँ पे सून मेरा डेरिवेटिव जो है वो क्लोज टू ज़ीरो होगा, बहुत क्लोज टू ज़ीरो होगा। अब और आप इसको विजुलाइज भी कर सकते हो, है ना। मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ फॉर्मूला को, मेरा m न्यू इज इक्वल्स टू m ओल्ड माइनस लर्निंग रेट इनटू पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है। अब अगर मेरा ये डेरिवेटिव छोटा होता जाएगा, जैसे मान लो पहले ये था 1, फिर 0.5, फिर 0.3, फिर 0.2, फिर 0.1, ठीक है। अगर ऐसे ऐसे करके छोटा होता जाएगा तो धीरे धीरे इसकी वैल्यू भी छोटी होती जाएगी। अगर इसकी वैल्यू छोटी होती जाएगी तो यहाँ पे मेरे पुराने m एंड न्यू m के बीच में जो डिफरेंस था वो भी बहुत नेग्लिजिबल होता जाएगा। एंड एट वन गिवन पॉइंट दिस m न्यू विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू m ओल्ड। ठीक है। तो जहाँ पे बार बार लेट्स से मैंने 1000 टाइम्स ये पूरा प्रोसेस जो था इसको रिपीट किया, मतलब मैंने m ओल्ड निकाला, उसमें से लर्निंग रेट इनटू डेरिवेटिव माइनस कर दिया, उससे मेरे पास क्या आया, मेरा m न्यू। अब नेक्स्ट रन के अंदर मेरा m न्यू बन गया m ओल्ड, मैंने फिर से उसमें से लर्निंग रेट एंड डेरिवेटिव को माइनस किया एंड मेरे पास फिर नया m न्यू आया। एंड ये चीज़ को अगर मैं 1000 बार करता हूँ तो सून इनफ 1000 एक एज सच कोई हार्ड कोडेड नंबर नहीं है, हो सकता है आपके डेटा के हिसाब से 10 के अंदर ही काम बन जाए, या मे बी आपको 10,000 तक जाना पड़े। ठीक है। इसका कोई एज सच हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। द रूल इज इफ द डिफरेंस बिटवीन m न्यू and m old is very small, okay, मतलब it is almost equal to 0, तो हम क्या बोलेंगे कि मेरा जो ट्रेनिंग का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे पास m की वैल्यू में और इम्प्रूवमेंट करने के लिए ज़्यादा नहीं बची, मतलब मैं इतने ग्रैनुअल लेवल पे पहुंच चुका हूँ, मेरी प्रिसीजन इतनी हाई हो चुकी है कि अब मैं इससे ज़्यादा अगर रन भी करता हूँ तो वो वेस्टेज है। ठीक है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ पे अब मैं मेरी ट्रेनिंग को रोक सकता हूँ। एंड दिस इज़ हाउ ग्रेडियंट डिसेंट हेल्प्स मी इन फाइंडिंग द बेस्ट वैल्यू और द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ m। ठीक है। अब जैसे हमने m को निकाला, सेम वे अगर मैं मेरे इंटरसेप्ट की निकालता हूँ वैल्यू, मैं यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लिखता हूँ, y इज़ इक्वल टू mx प्लस c। अगर मुझे यहाँ पे पहले अभी मैंने m की निकाली थी, अगर मुझे c का निकालना है तो c का फॉर्मूला कैसा दिखेगा, c न्यू इज इक्वल टू c ओल्ड माइनस लर्निंग रेट इनटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स, बट दिस टाइम दिस डेरिवेटिव इज विद रिस्पेक्ट टू c। ठीक है। तो द ओनली डिफरेंस दैट इज गोइंग टू बी इन द एल्गोरिथम इज द डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव मैं अपने c के बेसिस पे निकाल रहा हूँ कि m के बेसिस पे निकाल रहा हूँ, विल डिफाइन कि मैं किस स्पेसिफिक पैरामीटर को ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ। और अगर हम इन दोनों को इकट्ठे कर दें, मतलब मैं ये भी करूँ और मैं इंटरसेप्ट वाला भी करूँ, तो उससे क्या होगा, सॉरी इसको भी करूँ और स्लोप वाले को भी करूँ, तो उससे क्या होगा, स्लोली आई विल बी एबल टू फाइंड द बेस्ट वैल्यू फॉर c एंड द बेस्ट वैल्यू फॉर i और द बेस्ट वैल्यू फॉर m। ठीक है। और यही होती है ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। ठीक है। जो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम है, दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट बिहाइंड हाउ मोस्ट मशीन लर्निंग एंड इवन डीप लर्निंग मॉडल्स वर्क। एंड आई होप कि आपको मॉडल ट्रेनिंग सिर्फ एक फैंसी वर्ड नहीं बट अब एक इंट्यूटिव प्रोसेस लग रहा होगा। ठीक है। तो आई नो इस एपिसोड में थोड़ा मैथ था, बट दिस इज़ अ वेरी रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट। इसके बिना हमारी आगे की सारी जर्नी जो है वो आपके लिए फॉरेन लैंग्वेज बन जाएगी। तो इट्स बेटर कि हम थोड़ा बहुत मैथ जहाँ तक सीख सकते हैं वो सीख लें। एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके लिए चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करूँ, जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई कर दूँ। एंड आई होप आपको प्रोसेस ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम समझ आया होगा। इन द नेक्स्ट एपिसोड इसका नेक्स्ट एपिसोड जो होगा उसमें हम इस
पूरी की पूरी कहानी को, ये पूरा का पूरा ग्रेडियंट डिसेंट का कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा लीनियर रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट हम एक्चुअल में एक डेटा सेट लेंगे और ग्रेडियंट डिसेंट को फ्रॉम स्क्रैच इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी बेस्ट फिट लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको पाइथन के अंदर प्रैक्टिकली हम इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो सिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम खुद से बिना किसी एक्सटर्नल लाइब्रेरी के, हम जो यूजली इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं scikit-learn, sklearn वगैरह, हम उसको नहीं यूज़ करेंगे। हम खुद से numpy pandas को यूज़ करके बनाएंगे डेटा पूरा का पूरा। एंड आई मेक श्योर कि आपको ग्रेडियंट डिसेंट का कॉन्सेप्ट, लीनियर रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। बिकॉज अगर आपको एक बार इन दोनों एल्गोरिदम्स को स्क्रैच से बनाना आ गया तो इसके बाद इसका कॉन्सेप्ट तो आपका कोई बंदा ख़राब नहीं कर सकता। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक करना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो जो ML सीखना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शंस में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपके डाउट्स को क्लैरिफाई कर पाऊँ। इफ़ इन केस अगर आपका डाउट कुछ ऐसा है जिसके लिए मुझे एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनानी पड़े, तो we at Let's Decode AI will make sure कि हम आपके उस डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए एक वीडियो भी बना दें। तो मिलते हैं बहुत जल्द हमारे नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तब तक keep learning and keep innovating. My name is Bhaskar and you are watching Let's Decode AI.